हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप बेटा? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सॉलिड स्टेट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट डू यू मीन बाय सॉलिड। सॉलिड क्या होता है बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही डिस्कस करेंगे आज। व्हाट डू यू मीन बाय सॉलिड? बेटा सॉलिड इज द state of matter which has definite shape and volume। जिसका शेप और वॉल्यूम क्या होता है? डेफिनेट होता है। ऐसी स्टेट है मैटर की वो, ठीक है। तो दैट स्टेट ऑफ मैटर, या फिर हम बोल सकते हैं द स्टेट ऑफ मैटर, द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। जिसका शेप और वॉल्यूम दोनों ही डेफिनिट हैं, दैट स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड सॉलिड। इसको हम सॉलिड बोलते हैं बेटा। अब शेप और वॉल्यूम दोनों डेफिनेट है। सपोज दिस इज बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड है बेटा। इसका शेप भी, इसका वॉल्यूम भी, दोनों के दोनों डेफिनेट है, मीन टाइम के साथ चेंज नहीं होंगे। इसका मीनिंग क्या है कि द पार्टिकल्स ऑफ दिस बोर्ड आर रिजिड। ये मार्कर है बेटा। शेप एंड वॉल्यूम डेफिनेट है, मीन पार्टिकल्स आर रिजिड। इसका मीनिंग ये है। रिजिड मीन सॉलिड्स हैव रिजिडिटी। मीन रिजिडिटी का मीनिंग क्या है कि पार्टिकल्स अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। जिस पोजीशन पर हैं उसी पोजीशन पर रहेंगे। हाँ, बट एक काम हो सकता है बेटा कि पार्टिकल्स कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। सिर्फ अपनी मीन पोजीशन के अराउंड ऑसिलेट कर सकते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, तो दिस मीन्स दैट पार्टिकल्स आर रिजिड। मीन not able to change their position। अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते बेटा वो। ओके, तो बट एक काम हो सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, बट दे कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। अपनी मीन पोजीशन के अराउंड ऑसिलेट कर सकते हैं। सपोज दिस इज द मीन पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल, है ना, इस टाइप से अप एंड डाउन, टू एंड फ्रो एंड सो ऑन। मीन पार्टिकल्स ऑसिलेट कर सकते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन, बट अपनी पोजीशन को छोड़कर किसी दूसरी पोजीशन पर नहीं जा सकते हैं। सिंपल पॉइंट आपको माइंड में रखना है। ओके, नाउ वन क्वेश्चन अराइजेज हियर कि व्हाई डू सम सब्सटेंसेस एग्जिस्ट एज सॉलिड। ओके, वन क्वेश्चन अराइजेज हियर, व्हाई डू सम substances exist as solids। सॉलिड की फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करते हैं कुछ सब्सटेंसेस? क्या रीजन है? क्या हम रीजन दे सकते हैं यहाँ पर? व्हाट इज द रीजन? बेटा कोई भी सब्सटेंस है, वेदर इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस, हमेशा माइंड में रखना, इट डिपेंड्स अपॉन टू अपोजिंग फैक्टर्स। वो दो अपोजिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं बेटा? कौन कौन से दो अपोजिंग फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करेगा? दोनों फैक्टर एक दूसरे का अपोज करते हैं, और वो कौन कौन से हैं बेटा? फर्स्ट फैक्टर इज बेटा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। एंड सेकंड फैक्टर इज बेटा थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी। दीज टू फैक्टर्स आर देयर जिन पर डिपेंड करेगा
कि कोई भी गिवन सब्सटेंस है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या फिर गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, दोनों के दोनों फैक्टर एक दूसरे को अपोज करते हैं। हाउ वी कैन जस्टिफाई? देखिए बेटा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज 11th क्लास में स्टेट्स ऑफ मैटर में आपने डिस्कस किया हुआ है। डिफरेंट टाइप के इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आपने स्टडी किए हैं क्लास 11th में, चैप्टर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। आपने अभी तक नहीं देखे हैं ये या पता नहीं है कौन कौन से हैं, तो मेरी वीडियो आप देख सकते हैं बेटा, चैप्टर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। ओके, उसमें आपको मिल जाएगा, मैं पॉपअप भी डाल दूंगा इसमें। नाउ तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, इंटरमोलिकुलर मीन इंटर मीन इन बिटवीन, मोलिकुलर व्हाट इज रिलेटेड टू मॉलिक्यूल्स मीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होते हैं इनको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जितने स्ट्रॉन्ग होंगे, मैग्नीट्यूड जितना स्ट्रॉन्ग होगा, पार्टिकल्स उतने ही टाइटली बाउंड होंगे एक दूसरे के साथ, सिंपल सा पॉइंट। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जितने स्ट्रॉन्ग होंगे, पार्टिकल्स कम क्लोज टू ईच अदर एंड बाउंड स्ट्रॉन्गली विद ईच अदर, एक दूसरे से टाइटली बाउंड हो जाएंगे, सिंपल पॉइंट बिल्कुल। ओके, दूसरा फैक्टर थर्मल एनर्जी। बेटा थर्मल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, दिस इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर बेटा, दिस इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये ध्यान रखना। मीन जितना ज़्यादा होगा टेम्परेचर तो उतनी थर्मल एनर्जी मोर होगी, कि जो थर्मल एनर्जी है जो थर्मल एनर्जी है बेटा, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सिंपल पॉइंट, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मीन मोर द टेम्परेचर मोर इज थर्मल एनर्जी। अब हाई टेम्परेचर जितना करते जाएंगे थर्मल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगी तो बेटा वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे, ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे, और वाइब्रेशन इंक्रीज होगा तो बेटा व्हाट हैपेंस, दीज पार्टिकल्स गो अवे फ्रॉम ईच अदर, तो फोर्सेज के डिसोसिएट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेज वीक होंगे। मतलब अगर थर्मल एनर्जी बढ़ेगी तो मीन थर्मल एनर्जी अगर डोमिनेंट होती जाएगी तो चांसेस ऑफ पार्टिकल्स गो अवे फ्रॉम ईच अदर, मीन सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, लिक्विड से गैसेस फॉर्म में जाएगा, वेरी सिंपल पॉइंट। बट एट लो टेम्परेचर पर क्या होता है, थर्मल एनर्जी इज वेरी लो, थर्मल एनर्जी लो होगी, देन व्हाट हैपन बेटा, दिस मीन्स दैट वाइब्रेशंस कम होंगे, पार्टिकल नजदीक ही रहेंगे एक दूसरे के, दिस मीन्स दैट इंटरमोलिकुलर फोर्सेज स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, तो एट लो टेम्परेचर ध्यान रखना यहाँ पर, ये बेटा एट लो टेम्परेचर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज इज मोर देन थर्मल एनर्जी। जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटर molecular forces is more than thermal energy, और अगर ऐसा होगा बेटा then what happens, mean particles are tightly bound with each other, so particles remain tightly bound with each other beta, and hence the given substance exists in a solid state, and hence the given substance, कोई भी substance है वो किस state में exist करेगा, substance exist in solid state। मीन सिंपल सा पॉइंट है, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड मोर होगा बेटा, देन व्हाट हैपेंस, थर्मल एनर्जी लेस होगी, थर्मल एनर्जी लेस होगी तो पार्टिकल्स बिकम टाइटली बाउंड, एक दूसरे के नजदीक आएंगे, टाइटली बाउंड होंगे तो बेटा व्हाट हैपेंस, सिंपल सा पॉइंट है, देन द गिवन सब्सटेंस है जो दैट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, मैक्सिमम चांसेस होंगे कि वो सॉलिड स्टेट में ही एग्जिस्ट करेगा। बट अगर अपोजिट होता जाए, ध्यान रखना, थर्मल एनर्जी मोर हो जाए, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज का मैग्नीट्यूड लेस हो जाए, देन व्हाट हैपेंस बेटा, देयर is tendency that the given substance exists in liquid or gaseous state, depends upon magnitude of thermal energy. Okay, now beta we will discuss what is classification of solids. Solids को बेटा हम टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं,
We can classify solids in two types. First is crystalline solids. Crystalline solids. And second is beta amorphous solids. Solids are divided in two categories. Two types में divide कर सकते हैं हम इनको. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? कौन कौन से सॉलिड्स क्रिस्टलाइन होते हैं बेटा? मेटल्स, ऑल एलिमेंट्स बोलूंगा बल्कि मैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विच आर इन सॉलिड स्टेट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, बट ध्यान रखना विच एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, विच एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट. And their compounds, and their compounds. तो these are examples of बेटा crystalline solids. ये सभी crystalline solids के example होते हैं. Like बेटा quartz, है ना? quartz आपने सुना है? Quartz is nothing but crystalline SiO2. crystalline सिलिका होता है, crystalline SiO2. ओके. सिमिलरली अमोर्फस सॉलिड्स बेटा, अमोर्फस सॉलिड्स के एग्जांपल कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं? एग्जांपल्स ऑफ अमोर्फस सॉलिड्स में अगर आपको बताऊं तो बेटा रबर, ग्लास, प्लास्टिक्स, सारे के सारे प्लास्टिक्स बेटा, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ बेटा अमोर्फस सॉलिड्स. ओके. पॉलीमर्स ऑफ high molecular mass, polymers of high molecular mass, silica glass. Silica glass is nothing but beta amorphous SiO2, amorphous silica SiO2. सिलिका क्रिस्टलाइन भी होता है, अमोर्फस भी होता है. क्रिस्टलाइन सिलिका को अमोर्फस सिलिका में हम कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली. मैं बताऊंगा आगे लेक्चर में बेटा आपको ये. ओके. अभी मैंने आपको एग्जांपल्स बताए हैं, ठीक है. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड्स. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड्स. तो डिफरेंस हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं इनके बीच का? देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, अमोर्फस सॉलिड्स बेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल, बेस्ड अपॉन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. फर्स्ट पॉइंट हम बताएंगे. आपको कैसे पता चलेगा कि गिवन सब्सटेंस है या कोई भी सब्सटेंस आपके पास है जो दैट इज क्रिस्टलाइन और अमोर्फस इन नेचर. ओके. हम पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को देखकर बता सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस बेस्ड अपॉन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बेटा. इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स constituent particles are arranged in regular manner. constituent particles mean जिन particles से मिलकर कोई substance बना है, वो solid बना है. ओके. तो the constituent particles are constituent particles are arranged in regular manner. रेगुलर मैनर में अरेंज होंगे पार्टिकल्स इस टाइप से बेटा, इन दिस वे रेगुलरली अरेंज होंगे. मीन गैप है जो पार्टिकल्स के बीच में, डिस्टेंस है जो पार्टिकल्स के बीच में, वो इक्वल होगा किसी भी डायरेक्शन में हम चले. ओके. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर मैनर. इस टाइप से बिल्कुल रेगुलरली अरेंज होंगे. एक पार्टिकल के नीचे ही दूसरा पार्टिकल आपको अरेंज करना है इस टाइप से बेटा. ओके. तो रेगुलर मैनर में अरेंज होंगे पार्टिकल्स, दिस simple arrangement. But in case of amorphous solids beta, particles are arranged irregularly. Particles जो होंगे, constituent particles जो होंगे, these are arranged irregularly. Arranged irregularly.
इरेगुलर अरेंजमेंट होगी। इरेगुलरली मीन इन दिस वे, कोई भी पार्टिकल्स कहीं भी आप अरेंज कर सकते हैं इन दिस वे, कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होगी। तो पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इरेगुलरली। किसी पार्टिकल, जो दो पार्टिकल उनके बीच में कम डिस्टेंस हो सकता है, लेस डिस्टेंस, कोई अदर टू पार्टिकल्स आप कंसीडर करेंगे बेटा, उनके बीच में मोर डिस्टेंस हो सकता है। ओके, गैप डिफरेंट होगा, सेम गैप नहीं होगा जैसे यहाँ पर है। ओके, तो इरेगुलर अरेंजमेंट होगी। अब बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज है क्रिस्टलाइन में, दिस मीन्स दैट दे हैव शॉर्ट रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स का के टू टाइप्स के ऑर्डर होते हैं, शॉर्ट रेंज एंड लॉन्ग रेंज। शॉर्ट रेंज मीन किसी छोटे से एरिया में आपको अरेंजमेंट चेक करनी है, वहां पर अरेंजमेंट एक जैसी है पार्टिकल्स की। ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड में अरेंजमेंट एक जैसी होगी। शॉर्ट रेंज ऑर्डर से आपने चेक कर लिया, किसी स्मॉल पोर्शन को आपने चेक किया बेटा कि जिसमें अरेंजमेंट कैसी है, उसी से आप आइडिया लगा सकते हैं कि किसी दूसरी साइड, किसी अनदर साइड इन दैट सॉलिड क्या अरेंजमेंट होगी पार्टिकल्स की। मीन शॉर्ट रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट्स दोनों के दोनों होते हैं। मीन दे हैव, सो दे हैव शॉर्ट रेंज एंड long range order of arrangement। जो अरेंजमेंट का ऑर्डर है शॉर्ट रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज, दोनों को दोनों ऑर्डर होते हैं ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ओके, बट यहां पर क्या होता है अमोर्फस सॉलिड्स में बेटा, जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है, किसी एक पोर्शन में जो अरेंजमेंट होगी पार्टिकल्स की, जरूरी नहीं है कि दूसरे पोर्शन में भी होगी। क्यों? क्योंकि इरेगुलरली अरेंज है पार्टिकल्स, तो दे हैव ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर ऑफ फोर्सेज, है ना। जो अरेंजमेंट सपोज मैंने यहाँ शो की है, ये कहीं भी नहीं दिखाई दे रही है आपको यहाँ पर। ओके, दिस मीन्स दैट पार्टिकल्स इरेगुलरली अरेंज है, तो दे हैव ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट्स। दे हैव ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। जो अरेंजमेंट का ऑर्डर है सिर्फ शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है अमोर्फस सॉलिड्स में, बट क्रिस्टलाइन में शॉर्ट रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ फोर्सेज होते हैं। सेकंड डिफरेंस हम क्या ले सकते हैं बेटा यहाँ पर, भाई अगर पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज हैं, इसका मीनिंग क्या है? इफ यू कट दिस टाइप ऑफ सॉलिड्स देन व्हाट हैपन, दे गिव क्लीन क्लीवेज, है ना। नाइफ से कट करना, शार्प नाइफ से आप कट करेंगे इनको तो बिल्कुल एक क्लीन क्लीवेज देंगे इस टाइप से, दे गिव क्लीन क्लीवेज, इस टाइप से बिल्कुल क्लीन क्लीवेज देंगे। बट अगर इनको आप कट करेंगे बेटा तो अरेंजमेंट डिफरेंट टाइप्स की हैं, आप ऐसे पार्टिकल्स के अलोंग चलेंगे एंड सो ऑन, इस टाइप से रफ क्लीवेज होगा, रफ कट देंगे वो। ओके, सो क्या होगा, दे गिव क्लीन क्लीवेज, कब? व्हेन कट विद नाइफ। बट ये क्या होंगे बेटा, दे गिव रफ क्लीवेज, और इरेगुलर आप बोल सकते हैं व्हेन कट विद नाइफ। आप अगर इनको नाइफ से कट करोगे बेटा तो रफ क्लीवेज देंगे, इरेगुलर क्लीवेज देंगे। थर्ड पॉइंट आप क्या ले सकते हैं यहाँ पर बेटा, भाई पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज हैं क्रिस्टलाइन में, इसका मीनिंग गैप इनके बीच में इक्वल होगा, डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में, है ना। जितना गैप यहाँ पर है उतना ही गैप यहाँ पर है, सेम गैप यहाँ पर है, सेम गैप यहाँ पर है, एंड सो ऑन। मीन इफ वी हीट सच टाइप ऑफ सॉलिड्स देन व्हाट हैपेंस बेटा, all these forces will dissociate at a particular temperature। क्यों? सभी का मैग्नीट्यूड सेम होगा फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन का, सिंपल पॉइंट। और फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन किस टेम्परेचर पर डिसोसिएट होंगे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर डिसोसिएट होंगे या रेंज ऑफ टेम्परेचर पर डिसोसिएट होंगे, ये डिपेंड करता है बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच में फोर्स अट्रैक्शन सेम टाइप का है, मैग्नीट्यूड सेम है, सो ऑल दीज forces will dissociate at a particular temperature। okay,
This means that they have sharp melting points. They have sharp melting points. उनके मेल्टिंग पॉइंट्स शार्प होते हैं. बट यहां पर क्या बेटा, किन्हीं टू पार्टिकल्स के बीच में डिफरेंस गैप है जो बहुत ही कम है, किन्हीं अदर टू पार्टिकल्स के बीच में गैप ज़्यादा है, उससे अदर जो पार्टिकल लेंगे उसमें और डिफरेंस हो सकता है, एंड सो ऑन. मीन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है. मैग्नीट्यूड किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है. मैग्नीट्यूड कम होगा जिसका मिनिमम होगा, जो वीकेस्ट फोर्स है वो पहले डिसोसिएट होगा जब आप हीट करना स्टार्ट करोगे तो. और जो बेटा पार्टिकल्स बहुत ही नज़दीक हैं जिनमें गैप बहुत ही कम है, देन मैग्नीट्यूड उतना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा फोर्स अट्रैक्शन का, एंड दैट फोर्स विल डिसोसिएट एट लास्ट. ओके, लास्ट में जाकर डिसोसिएट होगा. मीन these forces will not dissociate at a particular temperature. They dissociate in a range of temperature. So their melting points हैं जो amorphous solids के जो melting points हैं बेटा, they melt in a range, मीन एक range में exist करेंगे उनके melting points. तो हम क्या लिख सकते हैं पॉइंट यहाँ पर, they melt in a range, in a range of temperature. टेम्परेचर की एक रेंज में मेल्ट होंगे. वो रेंज बहुत ज़्यादा नहीं होती, ये नहीं कि 10 डिग्री की 20 डिग्री की रेंज होगी, नो 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 नो, ठीक है ना. 5 to 7 डिग्री या 5 to 7 केल्विन का डिफरेंस होता है बस, इससे ज़्यादा नहीं होता रेंज में. मान लिया 80 डिग्री पर मेल्ट होना स्टार्ट हुआ कोई सॉलिड, 80 से 85 तक चला जाए, 87 तक, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता है. ओके, सो दे मेल्ट इन ए रेंज. हाँ, बट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर भी मेल्ट नहीं होंगे अमोर्फस सॉलिड्स. नाउ फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस वी कैन कंसिडर. अगर बेटा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड सेम है, मेल्टिंग पॉइंट शार्प है, सो व्हाट हैपन्स बेटा, जो हीट ऑफ फ्यूजन होंगी, फ्यूज करना मीन मेल्ट करना, मेल्टिंग, फ्यूजन मीन मेल्टिंग, आपने 9th क्लास में डिस्कस किया हुआ है बेटा. ओके, तो हीट ऑफ फ्यूजन जो होंगी इनकी क्या हो सकती है, डेफिनेट होंगी, डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होंगी. सिंपल सा पॉइंट है. ओके, क्यों, क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मेल्ट होंगे, डिसोसिएट होंगे फोर्सेस, सो डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होंगी. इसी पॉइंट से एक और पॉइंट आप निकाल सकते हैं यहां पर. ओके, दे हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन. फ्यूजन मीन मेल्टिंग, मेल्ट करना. ओके, बट यहां पर फोर्सेस का मैग्नीट्यूड अलग है, डिफरेंट है फोर्सेस डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में, इसलिए पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं होते हैं. सो इनकी हीट ऑफ फ्यूजन है जो ये डेफिनेट नहीं है. दे डू नॉट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन. तो हीट ऑफ फ्यूजन इनकी डेफिनेट नहीं होती है, बट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की हीट ऑफ फ्यूजन जो होती है वो डेफिनेट होती है बेटा. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट आप क्या ले सकते हैं, आइसोट्रोपिक एंड एनआइसोट्रोपिक नेचर हम डिस्कस करेंगे यहां पर. ओके, बेस्ड अपॉन 3 प्रॉपर्टीज. वो कौन कौन सी 3 प्रॉपर्टीज हैं जिन पर डिपेंड होकर हम बता सकते हैं कि गिवन सब्सटेंस, गिवन सॉलिड है जो आइसोट्रोपिक नेचर है या इसकी एनआइसोट्रोपिक नेचर है. ओके, एंड दीज 3 प्रॉपर्टीज हैं जो आई एम गोइंग टू राइट हियर बेटा. 3 प्रॉपर्टीज. फर्स्ट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. सेकेंड इज बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज थर्मल एक्सपेंशन. थर्मल expansion. Beta, these are the 3 properties based upon which we can explain that the given substance is isotropic or anisotropic. इन तीनों में से कोई भी प्रॉपर्टी हम लें एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई भी प्रॉपर्टी आप उठा सकते हैं यहाँ से. उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बेटा हमें डिफरेंट डायरेक्शन में चेक करनी है इन द गिवन सॉलिड. अगर उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की वैल्यू डिफरेंट डायरेक्शन में सेम आएगी, सेम मीन आइसो, आइसो मीन सेम होता है. ओके, दिस मीन्स दैट द गिवन सब्सटेंस इज आइसोट्रोपिक इन नेचर. बट अगर उसी प्रॉपर्टी की वैल्यू डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट आ जाती है, देन वी कैन से दैट द गिवन सब्सटेंस इज
एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है। अब मैं आपको रिमाइंड करवाता हूँ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप फिजिक्स लैब में करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं ग्लास स्लैब का यूज करके। रिमाइंड हुआ कुछ? बोलो, आ रहा है दिमाग में कुछ पॉइंट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप कैलकुलेट करते हैं फिजिक्स लैब में बाय यूजिंग ग्लास स्लैब। अब ग्लास स्लैब को आप हॉरिजॉन्टली वर्टिकली 2 वेज से सेट कर सकते हैं बेटा। ओके, आपने ग्लास स्लैब ली, दिस इज द ग्लास स्लैब बेटा, सपोज दिस। ओके, दिस इज द इंसिडेंट रेडिएशन, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, ये परपेंडिकुलर डाला आपने, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे। देन डेंसर से रेयर में जाएगी, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये आप फिजिक्स में डिस्कस किया हुआ आप लोगों ने। क्लियर? नाउ तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकंड। मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज इक्वल टू v1 बाई v2। यही तो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? v1 बाई v2। सिंपल पॉइंट। अब सपोज कुछ वैल्यू आ गई, ग्लास है, ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बेटा 1.4 टू 1.6 के बीच में होता है, 1.4 से 1.6 के बीच में आता है जनरली। सपोज मैंने एज्यूम कर ली वैल्यू 1.5 आ गई ऐसे। दूसरा ग्रुप है कोई स्टूडेंट्स का या कोई अनदर ऑब्जर्वर है, वो कहता है कि नहीं हम हॉरिजॉन्टली नहीं वर्टिकली रखेंगे इसको, ग्लास स्लैब को वर्टिकली रखा, इन दिस वे ऐसे रख दिया। अगेन मेजर किया, भाई मीडियम तो सेम ही है, ग्लास स्लैब तो सेम ही है यहाँ पर, तो जितना वेरिएशन आएगा रेयर से डेंसर मीडियम में जाने में, स्पीड में वेरिएशन आएगा ऑफ दिस इंसिडेंट रेडिएशन, वो वही वेरिएशन यहाँ पर भी आएगा। मीन स्पीड तो सेम ही रहेगी यहाँ पर, रेयर में सेम है, यहाँ पर डेंसर में जितनी यहाँ पर थी उतनी यहाँ पर यह रहेगी, सेम रहेगी स्पीड। मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा? सेम ही तो आएगा यहाँ पर। ओके, मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल रिमेन सेम इफ वी मेजर दिस बाय यूजिंग ए पर्टिकुलर ग्लास स्लैब इन डिफरेंट डायरेक्शंस। सेम रहेगी वैल्यू डिफरेंट डायरेक्शन में इसकी, और सेम रहेगी इसका मीनिंग जो ग्लास है, दिस ग्लास इज आइसोट्रोपिक इन नेचर। और ग्लास किसका एग्जांपल बताया था मैंने? बोलो, रिमाइंड करो। अमोर्फस सॉलिड का। ग्लास किसका एग्जांपल है? अमोर्फस सॉलिड का एग्जांपल है। दिस मीन्स दैट वी कैन कंक्लूड हियर कि अमोर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। कंक्लूड कर दिया हमने यहाँ पर कि जो अमोर्फस सॉलिड्स हैं दीज आर आइसोट्रोपिक इन नेचर, दीज आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। इनकी नेचर क्या होती है? आइसोट्रोपिक होती है अमोर्फस सॉलिड्स की। एक का पता चल गया, दूसरा तो लिख ही सकते हैं आप। दिस मीन दैट दीज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रोपिक, बट प्रूव करेंगे कैसे? देखना कि भाई सपोज हमने कोई मेटालिक वायर ली, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी की प्रॉपर्टी उठाएंगे हम यहाँ से। इस प्रॉपर्टी की वैल्यू हम चेक करेंगे। एक पर्टिकुलर वायर लिया आपने डिफरेंट लेंथ की, है ना, एक लेंथ ले लिए, सपोज आपने कुछ वैल्यू मेजर की इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी की, फिर आपने उसको 2 हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, है ना, 2 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया उसको, लेंथ डिक्रीज हो गई। यू नो वेरी वेल बेटा, कोई भी कंडक्टर है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ इंक्रीज होती जाएगी तो रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो कनेक्टिविटी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। आपने लेंथ को कम कर दिया है तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगा, कनेक्टिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। मीन जैसे जैसे आप चेंज करते जा रहे हो सेम मटेरियल को डिफरेंट डिफरेंट पीसीज में आप डिवाइड करते जा रहे हैं यहाँ पर, तो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी चेंज होती जाएगी यहाँ पर। मीन हम कंसिडर कर सकते हैं कि डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यूज आ रही है यहाँ पर। ओके, सो दीज मेटल्स हैं, जो मेटालिक वायर्स हैं, दीज आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। एनाइसोट्रोपिक और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स मैंने जो बताए थे सॉलिड्स फॉर्म में जो एग्जिस्ट करते हैं, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ, किसके एग्जांपल थे ये? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जांपल है। तो हम जनरलाइज कर सकते हैं यहाँ पर भी पॉइंट बेटा कि दीज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। सो दीज आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। इनकी नेचर एनाइसोट्रोपिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम ले सकते हैं बेटा यहाँ पर, 6th पॉइंट बेटा, दीज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ट्रू सॉलिड्स। भाई ट्रू सॉलिड्स तो यही होते हैं एक्चुअल प्रैक्टिस में, जो सारे पॉइंट ओबे करते हैं सॉलिड्स के, है ना। दीज आर ट्रू सॉलिड्स, दीज आर ट्रू सॉलिड्स। ट्रू सॉलिड्स तो बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ही होते हैं, बट जो अमोर्फस सॉलिड्स होते हैं बेटा, दीज आर स्यूडो सॉलिड्स, दीज आर
सूडो सॉलिड, पी साइलेंट है यहाँ पर, सूडो सॉलिड्स है, दीज आर सूडो सॉलिड्स। हाईली सुपरकूल्ड, हाईली सुपरकूल्ड लिक्विड्स, दीज आर बेटा हाईली सुपरकूल्ड लिक्विड्स, ठीक है। सूडो सॉलिड्स या फिर हाईली सुपरकूल्ड लिक्विड्स मीन सुपर कूलिंग करेंगे इनकी, देन व्हाट हैपन्स, दे कैन कन्वर्ट इन बेटा सॉलिड स्टेट। ओके, तो हाईली सुपरकूल्ड लिक्विड्स होते हैं ये। ओके, नाउ वी कैन प्रूव दैट दिस जो अमोर्फस सॉलिड है या ग्लास है, ग्लास इज द एग्जांपल ऑफ अमोर्फस सॉलिड बेटा। हाउ वी कैन प्रूव दैट बेटा दिस इज हाईली सुपरकूल्ड लिक्विड। देखिए तो बेटा अभी मैंने आपको बताया कि जो अमोर्फस सॉलिड्स हैं दीज आर हाईली सुपरकूल्ड लिक्विड्स। अब हमें ये प्रूव करना है, कैसे हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि दीज अमोर्फस सॉलिड्स आर हाईली सुपरकूल्ड लिक्विड्स। हाउ वी कैन जस्टिफाई दिस बेटा इफ वी टेक एग्जांपल ऑफ ग्लास। अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्टार्टिंग में बताया था, लेक्चर के स्टार्टिंग में एग्जांपल्स दिए थे मैंने क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड्स के बेटा, कि जो ग्लास इज एन एग्जांपल ऑफ अमोर्फस सॉलिड्स। दिस ग्लास इज एन एग्जांपल ऑफ अमोर्फस सॉलिड्स बेटा। You know very well beta, the glass of window panes of very old houses are thicker from the bottom than at the top. Why it is so? ये पॉइंट हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर to justify that these amorphous solids are highly supercooled liquids, mean pseudo solids है। क्या कहा मैंने कि जो विंडो पेन्स के ग्लासेस होते हैं these are thicker from the bottom than at the top. Why? But किस केस में? In case of very old houses. ठीक है, तो the glasses of, question arises हो गया, glasses of window panes और glass of window panes of very old houses are thicker from the bottom than at the top. Why? अगर इस क्वेश्चन का आंसर देंगे तो इसका भी आंसर आ जाएगा आपके पास, सिंपल सा पॉइंट है बिल्कुल। ओके, तो जो ग्लास है, ग्लास ऑफ विंडो पेन्स ऑफ वेरी ओल्ड हाउसेस आर थिकर फ्रॉम द बॉटम, है ना। कई बार जैसे आप मूवीज में देखते हैं या फिर ऐसे सीरियल्स होते हैं जो डरावने होते हैं, उनमें पूरी पुरानी हवेलियां दिखाई जाती हैं, खंडहर वाली हवेलियां दिखाई जाती हैं, बिल्कुल, है ना। वहां पर आपको देखने को मिलेगा इस टाइप से। ओके, कि जो विंडो पेन्स के ग्लासेस हैं दे आर थिकर फ्रॉम द बॉटम देन एट द टॉप। व्हाई बेटा? और ये भी किस केस में होता है? द विंडो विच इज प्रेजेंट एट आउटसाइड, आउटर पोर्शन ऑफ दैट हाउस, जहां पर सनलाइट डेली उस विंडो से स्ट्राइक करती हो। तो ड्यूरिंग डे टाइम क्या होगा? व्हेन सनलाइट स्ट्राइक टू द ग्लास ऑफ विंडो पेन्स देन टेम्परेचर इंक्रीज होगा बेटा। यू नो वेरी वेल काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ड्यूरिंग डे टाइम टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेज। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से वाइब्रेशंस क्या हो जाएंगे? पार्टिकल्स के इंक्रीज हो जाएंगे। दीज आर द टू पार्टिकल्स, इनके बीच के वाइब्रेशंस इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करेगा वाइब्रेशन बढ़ते जाएंगे बेटा, एंड द बॉन्ड बिटवीन दीज डिसोसिएट, एंड डिसोसिएट होंगे तो पार्टिकल्स फ्री होंगे। दीज पार्टिकल्स स्लाइटली मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, थोड़े से नीचे आ जाएंगे, टॉप वाले पोर्शन से थोड़े नीचे आ जाएंगे। सिमिलरली फिर क्या होगा? ड्यूरिंग नाइट टेम्परेचर डिक्रीज होगा। टेम्परेचर डिक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो जो पार्टिकल्स थोड़ा सा नीचे आ गए थे बेटा फ्लो करके, वो वहीं पर डिपॉजिट हो जाएंगे। अगेन नेक्स्ट डे फिर से व्हेन सनलाइट स्ट्राइक टू द ग्लास ऑफ द विंडो पेन, देन अगेन टेम्परेचर राइज करेगा, अगेन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, फिर से पार्टिकल्स नीचे मूव करेंगे, एंड सो ऑन। दिस प्रोसेस इज वेरी वेरी स्लो बेटा, सो हम नेक्ड आई से इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। सो दिस आफ्टर मैनी एंड मैनी ईयर्स व्हाट हैपेंस बेटा,
द ग्लास बिकम थिकर एट द बॉटम देन एट द टॉप, क्योंकि ऊपर से पार्टिकल्स मूव करके नीचे आ गए हैं, और पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं मीन देयर इज फ्लूइडिटी, और फ्लूइडिटी किसकी प्रॉपर्टी होती है? लिक्विड्स की, नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको बेटा कि इन सॉलिड्स पार्टिकल्स कैन नॉट चेंज देयर पोजिशन। अगर पार्टिकल्स अपनी पोजिशन ही चेंज नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये तो ग्लास है, ग्लास में तो पार्टिकल्स पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ग्लास में पार्टिकल्स पोजीशन चेंज कर रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इसका मतलब दिस इज नॉट सॉलिड, दिस इज नॉट ट्रू सॉलिड। तो क्या है फिर ये? दिस मीन्स दैट यहाँ पर प्रूव हो जाता है कि दिस इज नॉट ट्रू सॉलिड, दिस इज हाईली सुपरकूल्ड लिक्विड। ओके, तो हमने प्रूव कर दिया यहाँ पर कि दिस ग्लास इज एग्जाम्पल ऑफ हाईली सुपरकूल्ड लिक्विड, सो दीज आर कॉल्ड सूडो सॉलिड्स। ठीक है, नाउ तो साइड बाय साइड इसका आंसर भी आ गया कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, पार्टिकल्स मूव करेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्यू टू वीकनिंग ऑफ बॉन्ड्स, ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ बॉन्ड्स, एंड दीज मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। देन नाइट में टेम्परेचर डिक्रीज होगा, वहीं डिपॉजिट हो जाएंगे, डे टाइम में फिर से टेम्परेचर राइज करेगा, फिर से नीचे मूव करेंगे, तो फ्लूइडिटी इज देयर, ड्यू टू दिस पार्टिकल्स मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड अल्टीमेटली कम एट द बॉटम पोर्शन। ओके, सो ग्लासेस बिकम थिक एट द बॉटम देन एट द टॉप। दोनों क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया आपको। नाउ वन मोर क्वेश्चन आई वांट टू टेल यू हियर बेटा, एक और पॉइंट क्या है कि भाई जो ग्लासेस हैं विंडो पेन्स के ऑफ वेरी ओल्ड हाउसेज, दीज बिकम मिल्की। व्हाई? ग्लास ऑफ विंडो पेन्स of very old houses become milky. Why? ऐसा क्यों होता है भाई? मिल्की क्यों हो जाते हैं? Why they becomes milky? क्या रीजन है ऐसा? स्टार्टिंग में ट्रांसलूसेंट होता है, आफ्टर मैनी एंड मैनी ईयर्स व्हाट हैपन, ग्लास का जो करेक्टर है थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट से मिल्की वे में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, मिल्की करेक्टर होना स्टार्ट हो जाता है, मिल्की दिखाई देते हैं आपको, थोड़ा वाइट सा दिखाना शुरू हो जाता है। व्हाई इट इज सो बेटा? व्हाट हैपन्स, यू नो वेरी वेल, ग्लास इज एग्जाम्पल ऑफ बेटा अमोर्फस सॉलिड्स। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ग्लास इज एग्जाम्पल ऑफ अमोर्फस सॉलिड्स, बट अमोर्फस सॉलिड्स में क्या होता है? इन अमोर्फस सॉलिड्स व्हाट हैपन्स बेटा? ड्यू टू हीटिंग एंड कूलिंग ड्यूरिंग डे एंड नाइट्स, हीटिंग ड्यूरिंग द डे एंड कूलिंग ड्यूरिंग नाइट्स, व्हाट हैपन्स बेटा? स्मॉल portions, some small portions of this glass of this amorphous solid attains some crystalline character, mean due to annealing over the years. Annealing is nothing but heating and cooling, heating and cooling. okay, हीटिंग और कूलिंग की वजह से क्या हो जाता है बेटा? यहाँ पर अनिलिंग हो जाती है, मीन दिस मीन्स दैट सम पोर्शन है जो अमोर्फस सॉलिड्स के, दे अटेन सम क्रिस्टलाइन कैरेक्टर। ओके, क्रिस्टलाइन कैरेक्टर आ जाता है, एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस क्रिस्टलाइन कैरेक्टर बेटा दे बिकम्स मिल्की। उनका कलर कैसा हो जाता है बेटा? मिल्की हो जाता है। तो यही पॉइंट हम अब लिख सकते हैं इसके आंसर में, सिंपल सा पॉइंट है बेटा। ओके, तो क्या होगा? ड्यू टू हीटिंग during the day and cooling at nights, some small portions of glass attains crystalline character. कैसा कैरेक्टर आ जाता है बेटा? उनका क्रिस्टलाइन कैरेक्टर आ जाता है, सो दे बिकम मिल्की। इसलिए क्रिस्टलाइन कैरेक्टर आने की वजह से मिल्की दिखाई देते हैं ग्लासेस। वन मोर क्वेश्चन बेटा यू वांट टू डिस्कस,
कि भाई व्हाट डू मीन बाय क्रिस्टलाइट्स, क्रिस्टलाइट्स क्या होते हैं। एक और छोटी सी टर्म मैं डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पर, व्हाट डू मीन बाय क्रिस्टलाइट्स। क्रिस्टलाइट्स, देखो छोटा सा टॉपिक हमने डिस्कस किया है बेटा, लेकिन इसमें कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, है ना। तो क्वेश्चंस को करना बहुत जरूरी है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, तो व्हाट डू मीन बाय क्रिस्टलाइट्स, क्रिस्टलाइट्स क्या होते हैं बेटा। भाई यू नो वेरी वेल, अमोर्फस सॉलिड्स के अंदर क्या होता है बेटा, शॉर्ट रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट होता है। ड्यू टू शॉर्ट रेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट some portion attain some crystalline character, अभी जो मैंने बताया जैसे some portion, some small portions attain crystalline character। और crystalline character जिस small portion में crystalline character होगा, जिस small portion में बेटा short range order arrangement की वजह से crystalline character आ जाता है, that small portion is called crystallite। और एक से ज्यादा है तो crystallites बोलेंगे उनको, सिंपल सा पॉइंट है। ओके, तो इन amorphous solids, in amorphous solids, due to short order arrangements, some small portions attain क्रिस्टलाइन करेक्टर। जिन स्मॉल पोर्शंस का क्रिस्टलाइन करेक्टर होता है, जो स्मॉल पोर्शंस विच अटेन क्रिस्टलाइन करेक्टर आर कॉल्ड क्रिस्टलाइट्स। इन स्मॉल पोर्शंस को बेटा विच अटेन crystalline character due to short range arrangements of the constituent particles। okay, so these are called crystallites। इन्हीं small portions को बेटा हम crystallites बोलते हैं। and last question of today's lecture बेटा, भाई स्टार्टिंग में मैंने बताया था, जब मैंने एग्जांपल दिए थे आप लोगों को क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड्स के, कि सिलिका है, जो सिलिका क्रिस्टलाइन भी होता है, क्रिस्टलाइन सिलिका इज कॉल्ड क्वार्ट्ज एंड दिस इज ऑल्सो इन अमोर्फस नेचर। और जो अमोर्फस सिलिका होता है बेटा, दिस इज कॉल्ड सिलिका ग्लास। ओके, तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्वार्ट्ज एंड सिलिका ग्लास। मीन अगर आपसे कोई पूछे हाउ यू कैन कन्वर्ट glass into silica glass, quartz into silica glass, how you can convert quartz into silica glass, तो कैसे कर सकते हैं। quartz is nothing but, मैंने क्या बताया, क्रिस्टलाइन सिलिका SiO2। इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको, सिलिका ग्लास। सिलिका ग्लास इज बेटा अमोर्फस सिलिका, दिस इज नथिंग बट अमोर्फस SiO2। इसको क्वार्ट्स को हमने अमोर्फस SiO2 में कन्वर्ट करना हो तो हाउ वी कैन कन्वर्ट, ये पॉइंट हमें डिस्कस करना है। कैसे कर सकते हैं, देखिए ध्यान से बेटा। जो क्वार्ट्स होता है क्रिस्टलाइन सिलिका, इन दिस द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दैट इज रेगुलर। रेगुलर कैसे मीन, SiO4 यूनिट्स आर अरेंज्ड रेगुलरली इन दिस क्वार्ट्स। जो SiO4 है बेटा, जब मैं सिलिका का SiO2 का स्ट्रक्चर आपने 11th क्लास में डिस्कस किया हुआ है बेटा। ओके, देखो छोटा सा बना के दिखा देता हूं आपको यहाँ पर। SiO2, दिस सिलिकॉन, ऑक्सीजन, 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 दिस सिलिकॉन, दिस इज फर्दर ऑक्सीजन होगा, यहाँ पर सिलिकॉन, दिस इज फर्दर ऑक्सीजन, here is silicon, here oxygen, this is silicon and so on। इस टाइप से चलता रहता है। दिस
mean each and every silicon atom is linked to 4 ऑक्सीजन एटम्स एंड सो ऑन चलता जाएगा इस टाइप से, इन दिस वे सिलिकॉन दिस each and every silicon atom is linked to 4 oxygen atoms. See this silicon, oxygen, 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 oxygen. Okay, so these SiO4 टेट्राहेड्रल यूनिट्स हैं, जो टेट्राहेड्रल यूनिट्स, these are arranged regularly in case of quartz. क्वार्ट्स के केस में रेगुलर अरेंजमेंट होती है, arranged regularly in quartz. But if we heat this quartz, अगर इसको हम हीट कर दें, क्वार्ट्स को हीट करेंगे, if we heat this, इसको हीट कर दो and then rapid cooling करें, by heating and रैपिड कूलिंग, हीट करने के बाद रैपिड कूलिंग कर दें, इसकी फास्टली कूल कर दें इसको, देन व्हाट हैपन, जब रैपिड कूलिंग करेंगे क्वार्ट्स को हीट करने के बाद, देन व्हाट हैपन, जो SiO4 टेट्राहेड्रल यूनिट्स हैं, दीज अरेंज्ड इन इरेगुलर मैनर, इरेगुलरली अरेंज हो जाएंगे दूसरे के साथ, एंड ड्यू टू दिस व्हाट हैपन्स बेटा, दे अटेन अमोर्फस नेचर, उनमें अमोर्फस करेक्टर आ जाता है, एंड ड्यू टू दिस अमोर्फस करेक्टर, इरेगुलर अरेंजमेंट होते ही अमोर्फस सॉलिड हो जाएगा वो, एंड सो वी कैन से दैट दैट इज नॉट क्वार्ट्स नाउ, वी कैन से दिस बिकम्स सिलिका ग्लास, अमोर्फस SiO2, क्रिस्टलाइन SiO2 से किसमें कन्वर्ट होगा, अमोर्फस SiO2, मीन अमोर्फस SiO2 में क्या होगा कि जो अरेंजमेंट होगी SiO4 टेट्राहेड्रल यूनिट्स की, इट बिकम्स इरेगुलर इन सिलिका ग्लास. सिलिका ग्लास में क्या होता बेटा, अरेंजमेंट ऑफ SiO4 टेट्राहेड्रल यूनिट्स becomes irregular. ओके, इरेगुलर नेचर होते ही ये अमोर्फस सॉलिड बन जाता है बेटा, जिसको हम सिलिका ग्लास बोलते हैं. तो क्या होगा, बाय हीटिंग एंड रैपिड कूलिंग, रैपिड कूलिंग की वजह से क्या होगा बेटा, रैपिड कूलिंग की वजह से जो SiO4 टेट्राहेड्रल यूनिट्स जिनको ऑर्डर में अरेंज होना था वो ऑर्डर में अरेंज ना होकर इरेगुलर अरेंज हो जाएंगे, एंड ड्यू टू दिस व्हाट हैपेंस बेटा, इट अटेन्स अमोर्फस कैरेक्टर, मीन ये अमोर्फस सिलिका बन जाएगा, which is called silica glass. Okay, so this is all about today's lecture beta. In our next lecture we will discuss classification of crystalline solids. Thanks a lot.